गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम साइंस क्लास 6 डीएवी स्कूल का जो बुक है द लिविंग वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके पार्ट 2 पर जाएंगे। जी हाँ, देखिए, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 मैं आज इनको पढ़ाऊँगा, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि ये सब वीडियोस डीएवी स्कूल से रिलेटेड और इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन हैं, यहाँ पर मैथ और साइंस, ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं डीएवी के नाम से, आप इनको चेक कर सकते हैं। उसमें जाके अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। किसी तरह का फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको 100% आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चैप्टर का नाम था आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली हम 2 मिनट लेंगे, जस्ट क्विक रिवाइज करेंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। तो देखिए, हमारे आसपास की वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट हैं जो हमारे आसपास हैं, जिससे हम रिलेटेड हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, एनिमल्स हों, हम हों, मिट्टी, सूरज, यानी हर चीज़ जो हमसे लिंक है, जो भी आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, हर वो चीज़ एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो देखिए बायोटिक हो सकती हैं या एबायोटिक हो सकती हैं। एबायोटिक और बायोटिक में डिफरेंस बेसिकली आप जान लीजिए। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक हैं, चाहे उसमें प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या हम ह्यूमन बींग्स हों, वो सब बायोटिक्स में काउंट होती हैं। एबायोटिक्स वो हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। आप देखेंगे मिट्टी है, पानी है, वाटर है, आप एयर ले सकते हैं, टेम्परेचर यानी लाइट आप ले सकते हैं, सूरज, सनलाइट जो है, ये सब चीज़ जो हैं आप देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं बेसिक डेफिनेशंस की, तो अगर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को मिला दें तो ये हमारा एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। ये आपका जस्ट रिवीजन चल रहा है। तो बायोटिक जैसे आप देख पा रहे हैं, एबायोटिक दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो देखिए, पेड़ पौधे, प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट उन पे पड़ती है, इनके अंदर क्या है, लीव्स में क्या होता है पेड़ों की में, एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है। वो क्या है, पेड़ों की पत्तियां जो हैं या जो रंग होता है उनका हरा, वो इसी पदार्थ की वजह से होता है। जो क्लोरोफिल ये पिगमेंट है, इसकी वजह से ही ग्रीन प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। तो देखिए, ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनकी रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं, सनलाइट मिल रही है दिन में और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाया जाता है, तो ये अपना खाना बनाते हैं, जिसको ग्लूकोज बोला जाता है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो देखिए, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये पेड़ पौधे अगर ना हो तो हमारा जीना संभव नहीं है। तो देखिए, आपको जानने को मिलेगा कि भैया ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉफ माने होता है फूड, यानी जो क्रिएचर ऐसी होती है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। यानी और प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और उनको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है क्योंकि वो खाना बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, कंज्यूमर्स की, तो देखिए, अगर हम बात करें एनिमल्स क्या है, क्या अपना खाना खुद बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करेंगे या ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करेंगे। तो इनको कंज्यूमर भी बोल सकते हैं आप, या हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो माने होता है जो अदर्स, दूसरे पर डिपेंड करे, एंड फूड के लिए, जो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करे, दैट आर कंज्यूमर्स, और वी कैन से हेट्रोट्रॉफ्स। उसमें भी देखिए 3 तरह के एनिमल्स आपने पढ़ा होगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। उसमें भी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस हिसाब से इनको डिवाइड किया जाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो केवल कह सकते हैं आप ग्रीन जो प्लांट्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स जो हैं उन पर डिपेंड करते हैं, वो प्राइमरी होते हैं, उनको हर्बीवोरस बोला जाता है। आप जैसे देखेंगे बकरी है, आप इस टाइप की जो भी ईटिंग प्लांट्स होते हैं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, काओ, बफेलोज, ये सब क्या है आपके कंज्यूमर्स प्राइमरी में काउंट होंगे और हर्बीवोरस हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोरस, ये कौन होते हैं? देखिए, ये वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, यानी जो मीट इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, यानी जो दूसरे का मांस खाते हैं, दूसरे को मार के खा जाते हैं, वो कार्निवोरस होते हैं। और ओमनिवोरस होते हैं जो पेड़ पौधे भी खा लेते हैं, और अगर छोटे मोटे जीव मिल गए तो वो भी लपेट देते हैं, जैसे बियर, भालू हो गया, पिग हो गया, सुअर, ये सब क्या है आपके ओमनिवोरस कहलाते हैं। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो
पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, उनके ऊपर इस टाइप की फंगी बैक्टीरियाज लग जाते हैं और धीरे धीरे उसको कंपोस्ट कर देते हैं। कंपोस्ट करके जो इनके मिनरल्स होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलके वो वापस पेड़ पौधे तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है। और इसको रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, क्योंकि जो इन्हें मिलकर इनके मिनरल्स जो थे वो यहाँ पर मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस पेड़ों की जड़ों के थ्रू पहुँच जाते हैं पौधों के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले, देखिए जैसे हमने देखा होगा वल्चर्स, पहले काइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, अभी नहीं दिखती हैं। जैकॉल्स हुआ, क्रो हुआ, वल्चर हुआ, काइट्स हुआ, ये सब क्या है, जो मरे हुए जानवर्स की बॉडी है उनको खा जाते हैं। और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इंसान कहाँ रहेगा, पूरी डेड बॉडीज़ पड़ी रहेंगी। तो इनको क्या स्कैवेंजर्स बोला जाता है और इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो पहले आप वीडियो फर्स्ट ज़रूर देख लें। ये सब हम ऑलरेडी एक्टिविटीज़ वगैरह कर चुके थे। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए ऐसे वेस्ट जो सिंपली मिट्टी में डालो ख़त्म हो जाएं, उनका कुछ अवशेष ना बचे, तो आप देखेंगे जैसे कपड़ा, कागज़, पत्ते, ये सब चीज़ें हैं, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में मिट्टी में मिल जाते हैं और कंपोस्ट एक तरह खाद टाइप बन जाती है। कुछ ऐसे हैं जैसे पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक्स हैं और बैटरीज़ हैं, मेटल्स हैं, जो यानी मिट्टी में कंपोस्ट नहीं बनते, यानी डिग्रेड नहीं होते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स बोला जाता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, अब हम उस पे आते हैं। एबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी बायोटिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे एबायोटिक। एबायोटिक मैंने आपको बताया था, ये फिजिकल कंडीशन नहीं होती, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स। क्या बिना पानी के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, क्या हम अपने आप को, इंसान को लें, एनिमल्स को लें या पेड़ पौधों को लें, क्या बिना सनलाइट के, बिना मिट्टी के, बिना पानी के, बिना हवा के हम रह सकते हैं? जी नहीं। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स एंड कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सोइल, रॉक्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग के एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप एबायोटिक कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो दीज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द फिजिकल और अबायोटिक एनवायरनमेंट इन नेचर, लेट अस स्टडी दैम इन ए डिटेल। अब जैसे हम देखिए वाटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए सभी के लिए पानी के बिना जीना संभव नहीं है, ना सर्वाइवल कर सकते हैं और ना ही ग्रोथ, यानी हमारी वृद्धि जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर देखो कि आप पेड़ों को पानी ना मिले क्या बढ़ पाएगा वो, तो नहीं, उसका जीना और बढ़ना दोनों ही संभव नहीं है। इट इज़ नीडेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग। तो देखिए आपसे पूछा जाता है पानी के क्या क्या यूजेस हैं। देखिए हमारी ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए ज़रूरी तो है, उसके साथ क्या हम ड्रिंक करने के लिए इम्पोर्टेंट है, बात करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए खेतों में पानी लगाते हैं, उसको इरीगेशन बोलते हैं, सिंचाई। तो वो उसके बिना पानी के कैसे होगी। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ देयर लाइफ। ट्राई टू थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। तो देखिए वाटर का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि हम पानी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जो भी आप सुबह से लेकर रात तक यूज़ कर रहे हैं, आप उनको जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो देखिए रेन वाटर जो होता है, वर्षा का जो पानी होता है, उसको इकट्ठा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, आज उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वे टू कलेक्ट रेन वाटर व्हेन इट रेन्स। देखिए जब रेन होगी उस पानी को इकट्ठा कर लीजिए, जमा कर लीजिए। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड। देखिए इस पानी को आप ग्राउंड के ऊपर कोई टैंक बना के इकट्ठा कर सकते हैं, या ग्राउंड के नीचे आपने देखा होगा इस टाइप का ये ज़मीन है, यहाँ पे खोद के गड्ढा बना लो, उसको पक्का कर दो और इस पानी को यहाँ पे स्टोर कर लो, फिर बाद में इस पानी का यूज़ किया जा सकता है। दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज। देखिए जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पे ये
नेचुरली होता है। आपने देखा होगा भैया, ये बोलते हैं कि ये तालाब है, ये झोड़ है, तो ये पोन्ड्स वगैरह ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या है? ऑटोमेटिकली एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी नीड टू क्रिएट ए मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। लेकिन अगर हम शहर में देखें, ना शहर में इतना कच्चा होता है और ना ही इतना स्पेस होता है कि हम इस पानी को इकट्ठा कर सकें, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ सच मेथड। ठीक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो रूफ की आपकी टॉप है, छत है, उसके ऊपर हार्वेस्ट करना, पानी रेन वाटर को क्या है हार्वेस्ट करना, इज वन ऑफ सच मेथड। हेयर रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप्स, जो अपनी ट्रेसिस होती हैं, घर की छतें होती हैं, उन पर उन पानी को इकट्ठा किया जाता है। थ्रो पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर टू टैंक्स, पिट और स्मॉल वेल्स since the water is very likely to get impure. It should be used for household purposes only after filtration and purification. इस पानी को आप वापस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पानी के यूज़ करने के लिए क्या है, फिल्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा इस पानी का, एंड प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए, पानी में आपने देखा होगा क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरिफिकेशन, और फिल्टर्स लगाना पड़ता है वहाँ पे, जिससे ये पानी साफ़ हो जाए। उस साफ़ करने के बाद में इस पानी को आप टैंक में यूज़ कर सकते हैं, टैंक से फिर अपने घरों में जो भी हाउस होल्ड आपके काम्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। आपके पास अगर ज़्यादा बड़ा टैंक है तो आप उनके सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में अगर कुछ आपने प्लांट्सिंग कर रखा है तो उस प्लांट्स को भी आप इसमें यूज़ ले सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड रेज द सब सोइल वाटर लेवल। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि भैया हम जब कोई भी मोटर लगाते हैं, कोई भी इस टाइप का नल का सिस्टम लगाते हैं, तो उस टाइम पे क्या देखा जाता है कि ये जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पे पहले 100 मीटर पे पानी आता था। अभी बोलते हैं कि ये बोरिंग को क्या है, थोड़ा बढ़ाओ, 150 मीटर करो, 100 मीटर पे पानी नहीं आ रहा है। तो जो अंडर ग्राउंड का वाटर है वो धीरे धीरे उसका लेवल कम होता जा रहा है। तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए ये पानी बहुत हेल्प करता है। अगर बारिश ना हो तो वो लेवल बढ़ेगा नहीं। दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरिया। तो शहरी इलाके में भी क्या है, आप इससे ग्रीनरी, हरियाली ला सकते हैं। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड, इट फ्लोज डाउन टू द रिवर्स सिचुएटेड फार अवे थ्रू द ड्रेन्स एंड इज़ दस नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज़। तो वो पानी बहता हुआ आज जो भी आसपास में नदी नाला नालेज हैं उनके थ्रू बहता हुआ, गटर्स के थ्रू होता हुआ ये रिवर्स में हमारी पॉन्ड्स में जाके चला जाएगा और उसका हम इमीडिएट यूज़ नहीं कर सकते हैं। द रेन वाटर डेट फॉल्स ऑन द रोड्स और कंक्रीट एरियाज गोज इन टू द ड्रेन्स। द ड्रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड्स seeps into the ground, recharging the groundwater. Innovative water collection methods need to be used in different areas to collect and use rain water. तो देखिए, जो पानी रोड पे पड़ रहा है, कहीं भी ऐसी जगह पड़ रहा है जो कंक्रीट्स हैं, पत्थर के ऊपर, देखिए वो वहाँ पे भी जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो जब रेन होती है, बारिश होती है, तो वो पानी इनडायरेक्टली आप देखेंगे आपकी रोड पे पड़ा, कहीं पत्थरों से पड़ा, तो बहता हुआ वो आखिर ज़मीन में जाता है। तो जो आपका नीचे ग्राउंड वाटर यहाँ पे है, इसको रिचार्ज करेगा। रिचार्ज करना मतलब उसका लेवल को मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा, तो उसको ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बोला जाता है। इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स जो हैं होने चाहिए, नीड टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज। जो अपने एरिया हैं उसके हिसाब से इनोवेटिव तरीके से इस पानी को कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। Think of some innovative ways by which use of water and its wastage can be minimized at school and at home. Interact with your friends, neighbors, family members. Make a poster. Harvest water to harness life. देखिए, ये इसके ऊपर आपको एक टॉपिक बनाना है। इसके ऊपर आप एक पोस्टर बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि पानी के वेस्टेज को हम कैसे करें और कैसे कंडीशन हो सकती है कि ये तरीके हम अपना सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए भी एक असाइनमेंट है। ऐसी इन सब चीज़ों में आप क्या ना अपने पास एक अलग से कॉपी रखिए, उसमें लिखिए कि क्या क्या तरीके ऐसे हैं जिसके करने से हम जो वाटर का वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं। हम बात करेंगे एयर के बारे में। देखिए, एयर से क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण एयर होता है। तो एयर इज ए मिश्रण ऑफ सेवरल गैसेस। कोई पूछे आपसे एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। आप सभी को पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसी 3 गैसेस हैं जो सबसे ज़्यादा
आप देखेंगे सुनने में आती हैं और पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, डेट इज़ 78%। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, डेट इज़ 21%। तो देखिए 91 तो यही हो गए, ये दो गैस जो है 91% पाई जाती हैं। अब 1% में आप देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, तो वो 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी प्लांट्स भी और एनिमल्स भी श्वसन क्रिया के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, दोनों को सेपरेट समझना है। रेस्पिरेशन जब हम सांस ले रहे हैं, तो देखिए जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे भी जब सांस लेते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन क्रिया करते हैं अपना, तो देखिए वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये आपको सोचना होगा कि फोटोसिंथेसिस ही एक प्रक्रिया ऐसी है जहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अदरवाइज पेड़ पौधे भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बिसाइड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्साइड, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ एज इट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन दैट इज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। अब हम बात करेंगे लाइट की। देखिए लाइट के लिए नेचुरल सोर्स क्या है हमारे पास, तो नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय सन ड्यूरिंग द डे एंड बाय द मून ड्यूरिंग नाइट। दिन में हमें जो है कौन प्रोवाइड करता है नेचुरल लाइट, सन। नाइट में मून करता है। मून क्या है, ओनली रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट। मून का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो केवल सन की जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। हैंस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द नेचुरल लाइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट, तो देखिए वहां पर आपको मून नहीं लिखना है, दैट इज ओनली सन। नेचुरल लाइट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो टू प्रिपेयर देयर फूड। तो देखिए ये सब चीज़ें फोटोसिंथेसिस के तहत हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द फॉरेस्ट एज वेल एज इनटू द वाटर बॉडीज। एक्वेटिक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए जो समुद्री पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। However, the amount of light reaching these plants decreases with an increase in the depth. अब देखिए ये पूरा समुद्र है, एक पेड़ पौधा तो यहाँ पे हो रखा है समुद्र में, तो देखिए उनको सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, और अगर इतने नीचे कोई हो गया तो उनको सनलाइट कम मिलेगी, तो वो कम फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, यानी वो खाना कम बना पाएंगे फिर उस हिसाब से। That's why very few plants are able to survive in deep water. तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डीप वाटर में जो पेड़ पौधे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी वजह क्या है। तो देखिए जितना गहरा पानी होगा, डेप्थ ज़्यादा होगी, तो सनलाइट वहाँ पे उतनी ही कम पहुँचेगी। जब वहाँ पे सनलाइट उतनी ही कम पहुँचेगी तो इसका पर्पस क्या हुआ, इसका पर्पस ये हुआ कि वो पेड़ पौधे खाना नहीं बना पाएंगे और वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि डीप वाटर में जो है पेड़ पौधे बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। Plants and animals respond to the light in different ways. Have you seen a plant called morning glory or ipomona? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपने नॉर्मली अपने आसपास, घर के आसपास ये फ्लावर देखा होगा। It flowers bloom at sunshine in the morning and close down when sunset. ये दिन में खिलता है और शाम को वापस जब सनसेट होता है बंद हो जाता है। सिमिलरली इस टाइप के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। These leaves ओपन क्लोज द डे एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। सनफ्लावर का सूरजमुखी, नाम ही देखिए उसका सूरजमुखी है, सनफ्लावर ऑलवेज फेसिस द सन इन द मॉर्निंग एंड फेसिस द ईस्ट, इन द इवनिंग इट टर्न्स टुवर्ड द वेस्ट। तो देखिए जैसे सन घूमता है उसका भी रोटेशन ऐसे ही होता रहता है, और वेस्ट में जाके जब वो छिपता है तो इसका फेस भी जो है वहीं पे होता है। तो देखिए इस टाइप से कुछ भी आप कर सकते हैं कि आपकी छत पे पानी पड़ा, जो आपका पोस्टर बनाना था सेव रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला, तो यहाँ पे आपने कुछ इस टाइप का पाइप लगा दिया। ये पाइप आपके नीचे देखिए यहाँ पे आ गया। आप इसको ग्राउंड वाटर में अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं और ओवरग्राउंड भी कहीं इकट्ठा कर सकते हैं। ये पानी फिर आपने अपने आसपास जो भी इरिगेशन सिस्टम में वहाँ पे यूज़ कर लिया, आपके घरों के कामों में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस टाइप का कोई भी अपना एक पोस्टर आप बना सकते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जो उल्लू हैं वो नाइट में देखते हैं। तो एनिमल्स ऑल्सो शो वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर विद द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल टू देम।
मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज लाइट। सम एनिमल्स देखिए जैसे रैट्स, कॉकरोचेस एंड उल्लू। देखिए आपने देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं, अगर आपके घर में कॉकरोचेस वगैरह हैं तो देखिए वो नाइट में ज़्यादा अच्छा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, नाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रैट्स, कॉकरोचेस एंड आउल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है नेम 2 और 3 एनिमल्स दोज आर एक्टिव, मोस्टली एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो आप इन 3 में से किसी का भी नाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। देखिए टेम्परेचर कहाँ कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, वो क्या है, वो पता कैसे चलता है। तो डेट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस कह सकते हैं कि भैया फ्रिज कोल्ड है लेकिन उसका कुछ टेम्परेचर है, भैया -2 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे फ्रिज का टेम्परेचर। हॉटनेस बोला आज टेम्परेचर जो है 28 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब चीज़ें क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये आपको टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर नापते किससे हैं, तो ए डिवाइस दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर, उससे हम मीजर करते हैं टेम्परेचर किसी भी स्थान का। तो टेम्परेचर अफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए सब क्या है, अपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भैंसों को जो है पानी में रहना ज़्यादा पसंद होता है, हिप्पोज जो हैं, हिप्पोपोटामस, वो भी पानी में रहने पसंद करते हैं, लेकिन काऊ वगैरह क्या है वो पानी में कम रहना पसंद करती हैं। रीज़न है उसके पीछे भी। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस बट सम नीड ए कोल्ड क्लाइमेट। नॉर्मली जो होते हैं पेड़ पौधे एनिमल्स वो कह सकते हैं थोड़ा सा हॉट वेदर पसंद करते हैं, हॉट क्लाइमेट पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट पसंद करते हैं। काउज कैन टॉलरेट द हॉट वेदर बेटर देन बफेलोज। वी ऑफन सी बफेलोज कूलिंग देमसेल्फ इन पोन्ड्स ड्यूरिंग समर। गर्मियों में बफेलोज को आपने कहीं ना कहीं, अगर आप गांव के इलाके में गए होंगे तो आपने देखा होगा पोन्ड्स वगैरह में जो भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पर भैंसें पूरे दिन जो हैं बफेलोज वहाँ पर पानी में रहती हैं, अपने आप को कूल कर रही होती हैं। दिस इज़ बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड्स। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, एक तो उनके पास जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं यानी पसीने की जो हमारे पास ग्रंथियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, वो उनकी बॉडी में नहीं पाई जाती हैं। और दूसरा जो उनका ब्लैक कलर होता है। अब ब्लैक कलर होता है तो जो भी सनलाइट पड़ती है वो पूरी सनलाइट सोख लेती हैं। अब जितनी भी लाइट आई वो आपने सोख ली तो इसका मतलब आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। और जो वाइट कलर है वो मैक्सिमम सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर के लिए। तो इसलिए यही वजह है कि जो काउस वगैरह होती हैं वो यहाँ पर इतना ज़्यादा हीट सेंसिटिव नहीं होती हैं। आपने देखा होगा अगर गर्मी का मौसम है तो हम भी कोशिश करते हैं कि लाइट कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहने। उसका वजह यही है कि जो भी लाइट हमारे ऊपर पड़ेगी वो वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी और हम ठंडा महसूस करेंगे। और हमारे पास दूसरी क्या है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो जो पसीना आता है उससे भी ठंडक महसूस होती है। दूसरी चीज़, सर्दियों के मौसम में हम रंगीन कपड़ा या कलरफुल या ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी में जो भी सनलाइट हमारे ऊपर पड़ेगी वो हमारी बॉडी में थोड़ी देर तक रहेगी। तो यही वजह है आपका जो बफेलोज का कलर है ब्लैक होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है कि बफेलोज जो हैं अपने आप को कूलिंग करने के लिए मैक्सिमम पानी में क्यों रहती हैं, वजह क्या है। तो देखिए 2 ऑप्शन है यहाँ पर, नंबर 1 तो उनका ब्लैक कलर और दूसरा स्वेट ग्लैंड्स। ऑन द अदर हैंड्स कैमल्स कैन टॉलरेट इवन द एक्सट्रीम हीट ऑफ डेजर्ट्स। कैमल्स जो हैं डेजर्ट की भी एक्सट्रीम हीट जो है अपने आप को टॉलरेट कर सकते हैं। दे हैव नो स्वेट ग्लैंड्स, उनके पास भी कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होती है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर। देखिए उनके पसीना नहीं निकलता, जब स्वेट ग्लैंड नहीं होंगी तो स्वेट कहाँ से आएगा, पसीना नहीं आएगा तो क्या है, जो पानी हमारी बॉडी से पसीने के थ्रू निकल जाता है वो ऊँट की बॉडी से नहीं निकल पाता। तो यही वजह है कि ऊँट को वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। यही वजह है कि वो बिना पानी के भी बहुत बहुत दिन तक वहाँ पर रह लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, स्वेट ग्लैंड्स उनके पास नहीं होती है, इस वजह से उनका पानी का क्या है, रिड्यूस नहीं हो पाता है बॉडी से। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स, ये आप देखेंगे आर फाउंड ओनली इन कोल्ड रीजन। ये क्या है, कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। टाइगर्स एंड एलिफेंट्स ये वार्म रीजन में पाए जाते हैं। सोइल, अब हम बात करते हैं अगला, इसमें जो पॉइंट है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट चल रहे हैं, दैट इज सोइल। तो सोइल इज अनदर इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ द अवर एनवायरनमेंट। क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं देखिए आप देखेंगे वो बिना सोइल के कह सकते हैं ग्रो नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। सोइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए होम टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सोइल। और बहुत से देखिए
कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, उनके लिए होम प्रोवाइड करती है सॉइल, और पेड़ पौधों को मिनरल और वाटर प्रोवाइड करती है। तो देखिए अब है हमारा इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी आपस में इंटरेक्शन होगा। देखिए हम हैं, हमें दिखा कोई पेड़ है तो हम सोचते हैं कि चलो इसका फल खा लेते हैं। तो ऐसे ही कोई चूहा हुआ तो उसको बिल्ली दिखेगी, अरे मेरा शिकार आ गया। तो इस टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको एक तरह से बोलते हैं फूड चेन। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट इन फूड, देयर फूड रिलेशनशिप्स, यानी आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देयर आर एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स पर जिंदा रहते हैं। मैनी ऑफ सच एनिमल्स आर ईटन बाई अदर एनिमल्स। तो देखिए जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो उसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट है। जो पेड़ पौधे हैं उनको कोई आदमी खाएगा, उस एनिमल को जो पेड़ पौधे खा रहा है उसको कोई बड़ा दूसरा एनिमल खाएगा, तो एक पूरी फूड चेन बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। देखिए ग्रीन ग्रास अगर देखें, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। उसको कौन खा रहा है? यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, दैट इज डियर, हिरन। अब हिरन को लोयन खा जाएगा। लोयन क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फूड चेन बन गई, यानी सब एक दूसरे से लिंक हैं, इंटरडिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, आप इनको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि उल्लू है, ग्रास, ग्रासहोपर, रैट, स्नेक। यहाँ पर कौन किसको खाता है? तो देखिए सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर्स आएगा, आप देखेंगे कभी भी। दिस इज एन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फूड चेन। तो देखिए एक तो यह है एक्वेटिक, मतलब जो पानी की फूड चेन है, जो जल में पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी पर पाई जाती है फूड चेन, अगर हम देखें, यानी आप कह सकते हैं कि पानी में ना पाई जाके पृथ्वी के साथ यहाँ पर आप एयर को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप आउल है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं, यानी यहाँ पे क्या आप आंसर आएगा? दैट इज टेरेस्ट्रियल। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रास है, तो यहाँ पे आप ग्रास लिखें। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर को कौन खाएगा? रैट। रैट को स्नेक, स्नेक को वापस आउल खा जाएगा। तो ये एक पूरी की पूरी इन 5 की फूड चेन बन गई। ऐसे देखेंगे आप डॉल्फिन, स्नेल, ट्यूना एंड प्लैंकटन। प्लैंकटन क्या है? जो पेड़ पौधे समुद्र में होते हैं छोटे छोटे से। तो इनको कौन खाएगा? देखेंगे आप यहाँ पे, इनको स्नेल, ट्यूना मछली खाएगी, ट्यूना को स्नेल खाएगी, स्नेल को डॉल्फिन खा जाएगा। और ये एक एक्वेटिक फूड चेन है। शार्क, फिश, एल्गी, सील, ये आप देखेंगे। तो देखिए एल्गी क्या है? छोटे छोटे जो माइक्रो एल्गी, छोटे छोटे, आपने देखा होगा ग्रीन टाइप की, काई बोल देते हैं कभी कभी इसको। तो इस टाइप की जो है इनको कौन खाता है? जो बहुत छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हो, माइनर प्लांट्स। तो देखिए इनको कौन खाएगा? यहाँ पर फिश खा जाएगी, फिश को सील खाएगी, सील को शार्क खा जाएगी। तो ये सब क्या है? आप देखेंगे ये भी क्या है? एक्वेटिक आपका फूड चेन है। अब हम बात करते हैं मिनरल साइकिल की। तो देखिए मैंने आपको बताया मिनरल साइकिल क्या होता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो ध्यान से देखा है तो वहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की थी। तो देखिए ये वही चीज़ है, हम यहाँ पे सीधा उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए ये सोइल है, मिट्टी, मिट्टी में पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स हो गए। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनका क्या होगा? देखिए इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं हम। ये यहाँ से आप देखेंगे एक डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, एक डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे? देखिए तो ये ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ये सिंपल मान के चलते हो कि अपने आप ये पेड़ पौधे टूट गए, इनके पत्ते टूट गए और कुछ एनिमल्स यहाँ पर डेड प्लांट्स और एनिमल्स हो गए हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या होंगे? आपको बताया था कि इनके ऊपर क्या बैक्टीरिया आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, फंगीज होती हैं, उनको डीकम्पोजर्स बोलते हैं। ये डीकम्पोजर्स जो हैं इनको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर धीरे 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 इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ख़त्म कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे इनको स्मॉल पार्टिकल्स में, और ये मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाएंगे, कंपोस्ट बन जाएगी, और ये वापस मिनरल्स जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, और ये मिनरल्स मिट्टी में यहाँ पे चले जाएंगे। यानी एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई मिनरल्स की। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये था, यहाँ पे एनिमल्स था। ये ग्रीन प्लांट्स किसी एनिमल्स ने खाए। इस एनिमल्स का फिर जो भी ड्रॉपिंग्स हुआ, जो वेस्ट हुआ, वो वेस्ट कहाँ जाएगा? वो एनिमल वेस्ट जो है वापस नीचे गिरेगा। उसको फिर कोई डीकम्पोजर्स, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो फिर माइक्रोब्स हैं, वो वापस उसको कह सकते हैं ब्रेक डाउन करेंगे और मिनरल में तोड़ देंगे, वापस सोइल में जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? मिनरल्स का साइकिल है पूरा ये। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। द एबायोटिक सब्सटेंस सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स।
जैसे हमने मिट्टी की बात की वो एबायोटिक था, उसके थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पेड़ पौधों को मिल रहे हैं। द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स, बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर डेथ आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय डीकम्पोजर्स। The nutrients return to the soil, air and water. These nutrients are again used up by the producers through the soil, जैसे मैंने आपको बताया। The whole cycle is thus repeated continuously. This cycle of materials, though biotic and abiotic components, is called the mineral cycle. यानी जहाँ से चीज़ शुरू हुई वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। All living organism, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा और ये लास्ट टॉपिक मतलब पॉइंट है आपका जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर तीसरे वीडियो में आएंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर ऑल द टाइम, पूरे टाइम श्वसन करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन। देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस के तहत पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, एनिमल्स हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि जब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भैया पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं हमें। तो इसके बाद में भी आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपको थोड़ा सोचना है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो गेट्स एडिड टू द एटमोसफेयर व्हेन बर्निंग ऑफ वुड, कोयल एंड पेट्रोल। तो देखिए जब हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब की गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसमें क्या है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल भी, प्लांट्स भी और ह्यूमंस भी। और जब हम कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि भैया कभी हम लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, कभी खेत में आग लगा रहे हैं या हम पेट्रोल डीजल्स ये व्हीकल्स चला रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ती है। Plants use up carbon dioxide and give up out oxygen during the process of photosynthesis, which they perform along the respiration during daytime. तो देखिए ये डे टाइम में सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने लिया वो डे टाइम में लिया और वो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस। दस ए बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो देखिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है वो बना रहता है। तो देखिए आपको पूछा जाता है कि आपको एक डायग्राम बनाना है या एक चार्ट बनाना है इस टाइप का, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इनका बैलेंस कैसे बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पेड़ पौधे और हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए सांस ले रहे हैं हम, श्वसन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हमारा भी है और प्लांट्स का भी है, तो उससे क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम देखिए कंबस्शन कुछ भी जला रहे हैं, पेट्रोल डीजल कोयला, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी वापस, पेड़ पौधे इसको लेंगे फोटोसिंथेसिस डे टाइम में जब सूरज का प्रकाश रहेगा, फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, यहाँ से फिर ऑक्सीजन बनाएंगे। तो देखिए ये एक पूरा चक्र चलता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो आपस में बैलेंस बना रहता है। तो देखिए ये एक इनका बैलेंस का है। तो नेचर ट्राइज टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की है, आपको भी इनको एक बार जस्ट रिवाइज ज़रूर करना है। और आज का आपका क्वेश्चन है, प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑल द टाइम। यानी जब भी सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। वाई डू वी देन से दैट प्लांट्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द एयर। तो फिर हम ऐसा क्यों मानते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर देखिए आपको इसका आंसर मिलता है तो आप हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं भी खुद इसका आंसर आपको बता दूंगा, बट मैं ये क्वेश्चन अभी फिलहाल आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।